नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव अपने इस स्टूडियो के रूम से। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आज आवश्यकता है प्रैक्टिशनर्स की संख्या बढ़ाने की। जो प्रैक्टिशनर्स बढ़ेंगे, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की ओर आपका रुझान बढ़ेगा, रोगियों का रुझान आपकी तरफ बढ़ेगा, तो ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रगति में एक बहुत ही अच्छा प्रयास होगा। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हमारे यमुनानगर के साथियों ने चर्चा की कि हमको कुछ कंपैरेटिव मेडिसिन की चर्चा अपने लाइव प्रसारण में करनी चाहिए। कंपैरेटिव यानी तुलनात्मक अध्ययन। जैसे जिन ग्रुपों में कई औषधियां हैं, जैसे सपोज कीजिए कि एफ ग्रुप में 2 औषधियां हैं, F1 और F2। इसी तरीके से आपके ए ग्रुप में 3 औषधियां हैं, A1, A2, A3। सी ग्रुप में मेडिसिन ज़्यादा हैं या एस ग्रुप में मेडिसिन ज़्यादा हैं, लेकिन जो छोटे ग्रुप हैं उनकी तुलनात्मक चर्चा होनी चाहिए। तो आज मैं F1 और F2 के तुलनात्मक चर्चा में अपने आप को शरीक करता हूँ। F1 और F2 हमारे डॉक्टर रमाशंकर जी की टीम के द्वारा जो अनुभव किया गया, F1 हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है और F2 हमारी ऐच्छिक क्रियाओं पर। अब अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रियाओं में हम अपने नवोदित साथियों के लिए बताना चाहेंगे। बाकी तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इतने विद्वान हैं कि उनकी विद्वता को चैलेंज नहीं किया जा सकता, उनकी विद्वता पर चर्चा नहीं की जा सकती, क्योंकि वो हमारी विद्वता को ललकार देते हैं। और मैं बहुत छोटा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का एक सेवक हूँ जो अपने अनुभवों को शेयर करता है। कुछ नादान लोग इसे अहंकार मान बैठते हैं, कुछ नादान लोग इसे मेरा सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार मान बैठते हैं, कुछ नादान लोग यहाँ तक कह देते हैं कि सोशल मीडिया का डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव द्वारा दुष्प्रयोग किया जा रहा है। तरह तरह की टिप्पणी करते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि F1 और F2 में ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं, वे क्रियाएं जो हमारे बिना हमारे चाहे हमारे शरीर में हमेशा होती रहती हैं, जिनकी आवश्यकता हमारे मस्तिष्क के नियंत्रण को नहीं है। मस्तिष्क उस पर अपना कोई विचार प्रकट नहीं करता, कोई अपनी राय नहीं देता है, हमारा दिमाग उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, और उन क्रियाओं को प्राकृतिक रूप से बच्चे के जन्म से लेकर के मृत्यु तक वो क्रियाएं चलती रहती हैं, जिनमें आपकी आंखों के पलकों का चलना, आपके हृदय का धड़कना, मूत्राशय से मूत्र का बाहर होना, हमारे विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का अपने अपने समय पर विभिन्न क्रियाओं को संपादित करना, ये तमाम अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो हमारे शरीर में निरंतर होती रहती हैं। इसके ठीक विपरीत हमारे शरीर में कुछ ऐसी क्रियाएं भी होती हैं जिनमें हमारी इच्छाओं का प्रभाव होता है। हमें भोजन करना है तो ये हमारी इच्छा है, हम भोजन करना चाहते हैं। भोजन करने के बाद जब पचने की बात आती तो पाचन क्रिया हमारी इच्छाओं पर निर्भर नहीं करता, वो अनैच्छिक क्रिया हो जाती है। हमको प्यास लगती है, प्यास लगना ये एक अनैच्छिक क्रिया है, लेकिन जब हम पानी पीते हैं तो वो हमारी ऐच्छिक क्रिया है। पीने के बाद फिर उस पानी का शोधन, उसका अवशोषण, उस पानी का आगे जाकर के साफ होना, किडनी में जाकर के काम करना, वो एक अनैच्छिक क्रिया हो गई। हम दौड़ भाग करके आते हैं, पहलवानी कुश्ती लड़के आते हैं, तो वो हमारे लिए हमारी ऐच्छिक क्रियाएं हो गई। और उसके बाद जब हमको थकान होती है, तो जब हम लेटते हैं, तो जब हमको नींद आने लगती है, तो नींद हमारी अनैच्छिक क्रिया हो गई। मैं समझता हूँ अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं। तो F1 हमारी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है और F2 हमारी ऐच्छिक क्रियाओं पर, जो हमारी इच्छाओं के साथ होती हैं। जैसे हमारे मांसपेशियों में दर्द हो रहा है किन्हीं कारणों से,
या हमारा मस्तिष्क बहुत ज़्यादा सोच विचार में लगा हुआ था, उसके बाद कुछ ऐसी हार्मोनल क्रियाएं या रक्त के संचार के कारण हमारे विभिन्न तंत्रिकाओं में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, उनके कार्य में बाधा आ गई है, तो वहाँ पर हम ईयरफोन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम दौड़ करके आ रहे हैं और हमारे पैर की मांसपेशियाँ थकी महसूस कर रही हैं, हमको थकान महसूस हो रही है, तो वहाँ पे हम F2 का प्रयोग करते हैं। यानी पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व पर हम ईयरफोन का प्रयोग करते हैं और पैरासिम्पैथेटिक नर्व पे हम F2 का प्रयोग करते हैं। अगर हम पौधों की बात करें तो हमारे जो F2 है, इसमें एक पौधा है स्कोलोपेंड्रियम वल्गैरिस। ये हमारी ऐच्छिक क्रियाओं पर अपना पूर्ण नियंत्रण करने में सक्षम होता है। हमारे स्प्लीन की क्रियाओं पर, हम ये कह लें कि हमारे पैंक्रियाज पर, हमारे लीवर पर F2 का प्रभाव हमारे ऐच्छिक क्रियाओं पर होता है। रक्त के संचार में, कोशिकाओं के रिपेयरिंग में, कोशिकाएं अगर टूट रही हैं, बन नहीं पा रही हैं, रिपेयर नहीं हो पा रही हैं, तो वहाँ पे हम C ग्रुप की मेडिसिन के साथ जब ईयरफोन का प्रयोग करते हैं तो उनमें कार्य जल्दी होता है। लेकिन वहीं पर जब हम ये देखते हैं कि ईयरफोन का काम स्लो हो रहा है और हमको अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहा है, तो हम ईयरफोन को हटा के तुरंत F2 का प्रयोग जैसे करते हैं तैसे हमको अपेक्षित परिणाम ज़्यादा मिलते हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि जो बुखार, अगर लगातार बुखार बना हुआ, हमने ईयरफोन बेनवन और WE का प्रयोग कर लिया है और बुखार में केवल 9-10 का अंतर आ रहा है, तो जैसे हम ईयरफोन हटा के F2 का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे हमको अपेक्षित सफलता मिलने लगती है। F2 हमारा थकान को दूर करना, पसीना लाने वाली मेडिसिन है। बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना है, पसीना लाना है, हमको भोज्य पदार्थों के लिए मेहनत करनी है, श्रम करना है, व्यायाम करना है, मानसिक कार्य करना है या फिजिकल वर्क करना है। इनमें जब हमें इनसे संबंधित किसी रोग की चर्चा हम करते हैं तो वहाँ हमको F2 जरूर याद आता है। ईयरफोन की चर्चा, एक लंबी चर्चा में हम ये कह सकते हैं कि F1 सर्दी लगने में, लू लगने में ईयरफोन की विशेष महत्व हमने देखा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंप्लीट कवर करने के लिए F1 और F2 को हम अदल बदल कर देते हैं तो इसका विशेष लाभ देखा गया है। दोनों में अलग अलग तरीके के मस्तिष्क के सेरेब्रम पर, मिड ब्रेन पर, हमारे आँख के कपोलों पर, आँख के अंदर के जो पार्ट हैं जहाँ पे आई ऑर्बिट है, जहाँ पे हमारी आँख फिट है, उनके आसपास की जो तंत्रिकाएं हैं उन पर F1 का प्रयोग अच्छा देखा गया है। और वहीं पर हमारे माउथ कैविटी के अंदर, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो तंत्रिकाएं हैं वहाँ पर F2 का प्रयोग अच्छा देखा गया है। उन पर अब चूँकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ लगातार केवल एंजाइम्स के रूप में कार्य करती हैं, एंजाइम्स के प्रतिरूप में ये बॉडी में जाकर के किसी क्रिया को, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में भाग लेकर के केवल उनको मोटिवेट करती हैं, उनको प्रेरित करती हैं, तो ऐसी दशा में हम ये मान सकते हैं कि F1 और F2 एक दूसरे के संपूरक हैं, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट मेडिसिन है और इनका प्रयोग हम S ग्रुप और C ग्रुप की मेडिसिन के साथ कर सकते हैं। हमारे एक साथी अब्दुल मुताविल जी हैं जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सा के नाम से अपनी आईडी बनाए हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि जब हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ हार्मलेस हैं, टास्कलेस हैं, तो ये वर्म और वर्टू की औषधियाँ हमारे वर्म्स को कैसे मार देती हैं। दरअसल ये हमारे वर्म्स को मारती नहीं, बल्कि हमारे रेक्टम पार्ट से, लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट से शरीर से बाहर निकालने का कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं लार्ज इंटेस्टाइन को या रेक्टम पार्ट को। इस नाते ये कहना कि हम इन दवाओं से किसी को मार देते हैं या किसी को हानि पहुंचाते हैं या ये हार्मलेस हैं, ये परिभाषा ठीक नहीं है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ हार्मलेस ही हैं, ये केवल क्रियाओं को प्रेरित करती हैं, उसमें भाग लेती नहीं, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया या अपनी क्रियाशीलता उसमें दर्शाती भी नहीं है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ, कल हम लोग हरियाणा में चर्चा कर रहे थे, डॉक्टर धीमान जी पुरानी यादों में खो गए, डॉक्टर रमाशंकर जी की
तमाम बातों पर, तो वहाँ पे चर्चा होने लगी कि रमाशंकर जी कहा करते थे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की ये 38 औषधियाँ यथार्थ हैं, सत्य हैं, वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पे सटीक बैठती हैं, इनमें विज्ञान है, इनको समझो, इनको जानो, इनको सीखो। और इन्हीं 38 औषधियों में आज से 1000 साल पहले आने वाले समस्त रोग के लक्षण और आज से 1000 साल बाद आने वाले समस्त रोगों के लक्षण का निदान इन्हीं 38 शीशियों में है। हमें किसी 39वीं शीशी की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम वाइज, ऑर्गन वाइज अपने फंक्शन को मोटिवेट करने के लिए, एक्सीलरेट करने के लिए एज ए कैटलिस्ट कार्य करती है। और इस पर जब हम मनन चिंतन करते हैं तो ये सच साबित होता है। कहने को लोग कुछ भी कहें, कोई बायो एनर्जी कहता है, कोई आउट फोर्स कहता है, कोई कहता है इंस्टेंट रिजल्ट इसीलिए आता है कि ये बायो एनर्जी है, लेकिन इंस्टेंट रिजल्ट और हार्मलेस रिजल्ट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का एंजाइम सिद्धांत ही समझा सकता है। इस पर बार बार चिंतन कीजिए, बार बार मंथन कीजिए। F1 और F2 के इस कंपैरेटिव तुलनात्मक चर्चा को आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल आपसे किसी नए विषय पर चर्चा के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। चलते चलाते हमारे नए साथियों के लिए हमारा फ़ोन कॉल नंबर 9793252355, यही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, यही हमारा कॉलिंग नंबर भी है। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले टॉपिक पर, अगली चर्चा के साथ। नमस्कार।